गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। आज की मेरी कहानी है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। पंजीकरा रैफी जिसके राइटर हैं। इसमें शंकु नाम के एक व्यक्ति हैं जो फैक्ट्री वर्कर हैं। उनकी इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि अपने फैमिली का ठीक ढंग से भरण पोषण कर पाएँ। इसलिए उनका समाज में बहुत उधार हो गया है और उधार चुकता न कर पाने के कारण उनको काफ़ी प्रेशर मिल रहा है। उनकी इनकम इतना नहीं है, अंतिम महीना पूरा होते होते वो इतने पैसे नहीं बचा पाते हैं कि अपने उधार को चुकता कर पाएँ। इसलिए शंकु को काफ़ी प्रेशर है। रात दिन में उनको नींद नहीं आती है। वे सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं पैसे कमाऊं, किस प्रकार से मेरे पास कुछ पैसे मिल जाएं जिससे मैं अपने उधार को पूरा कर पाऊं और अपनी मान और अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाऊं। तो पिछले अनेक रातों की तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो सका। वह अपने बिस्तर पर करोटे बदलता रहा, किंतु इससे कोई काम नहीं बना। वह जितना अधिक सोचता था उसकी चिंता उतनी अधिक बढ़ती हुई मालूम होती थी। उसने उस अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। तो भी उसे सब कुछ इतना साफ सुथरा दिखाई दे रहा था मानो वह दिन में देख रहा हो। सूना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा, जब सभी लोग आराम के लिए दोपहर के भोजन के लिए बाहर चले जाते हैं। कांच की खिड़की थोड़ी भिड़ी हुई थी। अंदर रखी हुई टेबल के किनारे पर कुछ मोटी पुस्तकें रखी हुई थी। दूसरे किनारे पर एक कलम, स्याही की एक बोतल तथा ऐसे ही कुछ अन्य चीज़ें रखी हुई थी। और उनके बीच में एक पुस्तक पर सोने की चेन लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। शंकु सोचता है कि खिड़की को खोलिए, अपना हाथ लगभग 1 फुट अंदर ले जाइए और आप उस घड़ी को उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोपहर का भोजन करने के लिए बाहर चला गया था। किसी को कुछ मालूम नहीं चलता। पिछले अनेक दिनों के लिए किए गए अनेक प्रयास, अपना भय और अपना संकोच उसे याद आने लगते थे। उसे उस समय वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो भी उस समय उसे भय लगता था। वह कांप रहा था, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। यही कारण था कि वो घड़ी उठाने के हर बार प्रयास से रुक जाता था, चूक जाता था। और अधिक देर तक टालमटोल करने से काम चलने वाला नहीं था। यदि वह और अधिक सोच विचार करता रहा तो वह कुछ भी कर सकने योग्य नहीं रहता। संभवतः वह मूर्खता के कारण अपने मन की इच्छा को जोर से कह भी नहीं सका था। इसलिए उसे अगले कुछ दिन उस वस्तु को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेने की इच्छा जागती है। यदि वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तब क्या होगा। शंकु के विचार उसके अपने जीवन की पीड़ा देने वाले समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। अगले दिन महीने का 3रा दिन होगा। अगले 3 दिनों में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपये मिलेगा। एक दुकान से खरीदी हुई वस्तु के बदले में उसे 4.5 रुपये देने हैं। तब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। पिछले महीने अपनी माँ की मृत्यु की बरसी के लिए जब वह घर गया था, तब उसने फंड से जो 10 रुपये लिए थे, उनमें से उसने अभी तक केवल 5 रुपये चुकाए थे। उसे बाकी के 5 रुपये भी 5 रुपये और 6 पैसे प्रति रुपये की ब्याज के दर से अवश्य दे देना चाहिए। चाय की दुकान पर पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अलावा 2 सप्ताह के 3 रुपये से अधिक और देने हैं। चावल, बीड़ी आदि वस्तुओं के उसे अपने 6 रुपये देने हैं। मकान का किराया 3 रुपये प्रति माह था। इन धनराशियों के अतिरिक्त उसने 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के छोटे छोटे कर्जे अनेक लोगों से ले रखे थे। 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था
एक एक रुपया मछली वाले को भी देना बाकी है। शंकु के मन ही मन उस सारी धनराशि का जोड़ लगाया तो उसको काफ़ी मात्रा में धन मालूम होता है। और उसको ये भी ज्ञात होता है कि उसको अधिक पैसों की आवश्यकता है। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था। उसकी और भी दूसरी आवश्यकताएं थी। उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखे थे। यह उधार उन धनराशियों में से था जो शंकु की पत्नी ने धीरे धीरे इधर उधर से पैसे बचाकर जमा किए थे ताकि उसके छोटे बच्चे के लिए कमर में बांधने वाली जंजीर बनाई जा सके। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह अपने उस महीने के वेतन में से उसे कमर की जंजीर अवश्य खरीदेगा। शंकु का हृदय अनियंत्रित होकर तेजी से धड़कने लगा। अपने हृदय की धड़कनों के बीच में उसे सुनाई पड़ने लगा चाप वाले चुन्नी का तीखा स्वर, अली की खोखली हंसी और बेहूदी गालियां और फंड के इंचार्ज लोअप्पन की क्रोध से भरी बातचीत। उसे लगा जैसे कि ये सब लोग उसे शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठियां लेकर एक आवारा कुत्ते की तरह घेर रहे हो। कितना भयानक दृश्य था। इन सबको असहनीय पाकर शंकु करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और उसने सोचा, कल उसे उठा लेने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या उससे कम 20 रुपए नहीं मिल जाएंगे? 15 तक के आसपास से काम चल जाएगा। 15 और 8.5 अर्थात 23.5 रुपये, इससे 15 रुपये से अधिक ही मिल जाएंगे। वह अपना कर्ज उतारने और शांति से रहने योग्य हो जाएगा। एक ऋण मुक्त जीवन, एक कर्ज मुक्त जीवन, ऐसा सोचते हुए आराम के साथ वह नींद में डूब गया और सुबह हो गई। यह क्या, तुम अभी तक सोए हो? धीरे से शंकु का कंधा हिलाते हुए उसकी पत्नी बोली। सूरज निकलते बहुत देर हो चुकी है। शंकु ने जल्दी से अपना सिर उठाया। उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जो उसकी ओर रेंगता चला आ रहा था और शंकु से पूछा, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? अरे हाँ, उसने कहा और बिस्तर से उठ गया। प्रातःकाल के सूरज की सुनहरी किरणें जो पूर्व दिशा की ओर से आने वाले बांस के हरे भरे झुरमुट को भेद कर आ रही थी तथा ताड़ के पत्तों वाले पुराने छप्पर को चमका रही थी को देखते हुए वह जल्दी जल्दी आंगन में उतर गया। सदैव की भांति हाथ मुंह धोए, काम वाले कपड़े पहने और अपने कारखाने के लिए निकलने ही वाला था कि उनकी पत्नी ने कहा, सुनो, बच्चे के लिए कोई मलहम जरूर खरीद लाना। कहते हुए उसने उसकी ओर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर की प्रत्येक पकती हुई फुंसी उसकी ओर भयानक रूप से घूर रही थी। एक पल खामोशी से गुजर गया। किस तरह का मरहम? शंकु ने एक मूर्ख व्यक्ति की तरह पत्नी से पूछा। फुंसियों वाला मरहम, पत्नी कहती गई। तुम्हारा आशय है कि तुम्हें बच्चे के पूरे शरीर की फुंसियाँ देखी नहीं गई? ओह हाँ, कितने पैसे वाला मरहम? कम से कम 13 पैसे वाला। कम से कम 3 दिन तो हमें बच्चे के शरीर पर यह लगाना ही होगा। वह सिर झुकाता है और हामी भरता है और चल देता है। फिर पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो? उसने कोमल स्वर से पुकारा शंकु को। शंकु ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी पत्नी ने कहा, मीठी आवाज से कहा, शाम को जब वापस आओ तो 2 पक्के केले लेते आना। बच्चा रात को रोने लगता है और उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज उठाकर खींचती हुई वह पति की तरफ दिखाती है। तब शंकु ने देखा कि उसकी पत्नी का पेट आगे की ओर बढ़ा हुआ है। क्या एक और वजन आ गया है? शंकु सन्नाटे में आ गया। उसने अपने आप को कोसा
और गहरी सांस लेकर वह कारखाने की ओर फिर से आगे बढ़ गया। सुनो, भूलना मत, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। 1 बजे मध्यावकाश की घंटी बजी। प्रत्येक व्यक्ति घरों, होटलों या चाय की दुकानों की ओर दोपहर के भोजन के लिए दौड़े। अकेला शंकु ही एक ऐसा था जो कहीं नहीं गया। कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे वह खड़ा रहा। उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी और वह व्याकुलता से फटा जा रहा था। कुछ क्षण बीत गए। छोटे कद का, बिल्ली जैसी आंखों वाला, संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला मोटा अंग्रेज इंजीनियर कमरे से निकला। उसने दरवाज़ा बंद किया और चला गया। सदैव की भांति उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु के हृदय में आराम के साथ ठंडक पड़ी। कुछ और क्षण गुजर गए। शंकु ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह दफ्तर की ओर चला। कांच की खिड़की सदैव की भांति थोड़ी सी बंद थी। सोने की घड़ी मेज पर थी। वह कैसी चमक रही थी। उसका हृदय और तेजी से धड़कने लगा। वह अंग्रेज दोपहर के भोजन और नींद के बाद 4 बजे लौट कर आएगा। यह अच्छा अवसर था। चारों ओर कोई था भी नहीं। 1, 2, 3 ... 6, 7 मिनट बीत गए। अचानक शंकु ने सोचा, मानो कोई उसे देख ले, तो जैसे कुछ दिन पहले डर से उसे आगे धकेल दिया। वह कुछ कदम चला, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं दिखा। भारी आवश्यकताओं के से विवश होकर वह कमरे की ओर चला। एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। उसका शरीर सिहर उठा। उसका दिल धड़कने लगा, तेजी से धड़कने लगा। 1 सेकंड बीता। उसने हाथ आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई थी। घबराई हुई आंखों से उसने जल्दी से जांच पड़ताल की। कोई नहीं था। कांपते हुए उसने घड़ी अपने पजामे की जेब में रख ली। उसने अपनी सांस रोकी और जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गया। लगभग 10 कदम के बाद उसने पीछे देखा। तब उसने देखा कि पूर्वी बरामदे में जल्दी जल्दी कोई चलते हुए आ रहा है। स्पष्ट था कि वह टाइम कीपर के कार्यालय की ओर जा रहा था। उसने सब कुछ देख लिया होगा। शायद वह फाटक पर पहरेदार को खबर करने जल्दी जल्दी जा रहा है। हे ईश्वर, क्या वह कोई गड़बड़ कर बैठा है? शंकु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। वो बहुत डर सा गया था। सोने की घड़ी उसके जेब को एक अंगार की तरह जलती हुई अनुभव कराती थी। ऐसा लग रहा था कि वो जलता हुआ पत्थर, वो जलता हुआ कोयला उसके शरीर को पूरा जलाया जा रहा था। वह घड़ी उसकी नसों में चिंगारी भर रही थी। सारी दुनिया लपटों में जलती हुई उसके चारों ओर लट्टू की भांति घूमती मालूम पड़ रही थी। रेत के प्रत्येक कण से ज्वालामुखी उठ रही थी। ठंडक के लिए कोई छाया नहीं थी। प्रत्येक वस्तु जल रही थी और जल रही थी। भाई शंकु, तुम यहाँ पर खंभे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु चौंक कर घूमा तो देखा कि पास में माधवन खड़ा हुआ था। शंकु हकलाकर बोला, कोई नहीं बात है, मैं बिना काम के खड़ा हूँ। चल झूठे कहीं के, माधवन ने हंसकर कहा और अपने काम पर चला गया। उसने जाकर चोरी की रिपोर्ट अवश्य ही कर दी होगी। मेरे ईश्वर, हे ईश्वर, शायद सब लोगों ने मुझे घड़ी चुराते हुए देख लिया होगा। कारखाने के पूरे 800 कर्मचारी शोरगुल के साथ उसे घेर लेंगे। वे उसकी ओर नफरत की दृष्टि से ताकेंगे। वे उसे चिढ़ाने वाले उपहास देंगे। चोर 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 आवाज़ करेंगे, चिल्लाएंगे। फिर उसे गोरे अंग्रेज के सामने ले जाया जाएगा और उसे बेहद डांट फटकार पड़ेंगे। कितनी कठोरता से वह उसे घूरेगा। शंकु को अवश्य ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वर्की नामक कर्मचारी को, जो एक पुराना छाता चुरा लिया था, उसको उसके इस जुल्म के कारण इस अफसर ने नौकरी से निकाल दिया था। तो शंकु सोचता है कि मैंने तो सोने की घड़ी चुराई है, मेरे साथ तो और बड़ा अपराध का दंड दिया जाएगा। एक निष्ठुर
भय शंकु के दिल में समाया चला जा रहा था और उसका दिल इन विचारों से सिहर उठा था। टाइमकीपर के दफ्तर में प्रवेश करने पर चौकीदार इंतजार कर रहा होगा कि उसे शंकु को पकड़ लिया जाए। नहीं, उस राह में खतरा है। वह उसे उसके स्थान पर वापस रख देगा। एक जलता अंगारा जैसे उसे जला रहा था, परंतु दोबारा सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, ओ नहीं, मैं इस चुराई हुई घड़ी को पुनः उस स्थान पे नहीं रख सकता, वापस नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने बहुत प्लान करके इस घड़ी को चुराया है। और यह घड़ी नहीं है, बल्कि यह मेरे जीवन का एक कुंजी है। इस घड़ी को चुरा करके अच्छे दाम पर बेच करके मैं अपने उधार को चुकता कर लूँगा और मेरा जीवन सरल हो जाएगा। उसने अपने मन में अंतिम निर्णय कर लिया। वह कार्यालय के कमरे के पास खड़ा था। खिड़की अभी भी अध खुली थी। शंकु ने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से जल्दी से सोने की घड़ी निकाली। उसका हाथ सफ़ेद पेड़ के पत्ते की भांति कांप रहा था। उसको एकाएक अपने घर की ओर बिना चुकाए हुए कर्ज का ध्यान आया। वो अपने घर को याद करने लगा, अपने परिवार को याद करने लगा, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करने लगा, अपने कष्ट से भरे हुए जीवन को याद करने लगा और सोचने लगा कि मैंने घड़ी को चुराई थी अपने जीवन को सरल करने के लिए, लेकिन अगर मैं आज इस घड़ी को चुरा लेता हूँ और मैं चोरी करते पकड़ा जाता हूँ तो मेरे उस कर्ज से अधिक अपराध मैं घड़ी चुरा कर रहा हूँ। और अब घड़ी चुराने के बाद का जीवन कर्ज के दर्द से कहीं अधिक बड़ा होगा, अपमानजनक होगा। क्या किया जाना था, क्या हो सकता था? शंकु को लगा मानो उसका दम घुट रहा था। उसके पीछे पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कोई वापस आ रहा था। उसने घड़ी मेज पर रखी और तेजी से बाहर की तरफ चला गया। गहरी सांसें ली। उसने सोचा मन में कि हमारी मजबूरी इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम अपराध कर बैठे। मजबूरी के समाधान करने के कुछ अन्य उपाय भी हैं। हम और मेहनत करेंगे और कमाएंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ये था दृष्टिकोण, ये था आत्मविश्वास, और यही था वास्तव में सच्चे इंसान के कल्चर, संस्कृति और हमारे भारतवर्ष की परंपरा। कैसी लगी कहानी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।